दोस्तों जब मैं 8th क्लास में था मेरे साथ ना एक अजीब वाकया हुआ। 8th क्लास से पहले तक हमें जो निबंध लिखवाया जाता था हिंदी में वो हमें बुक में से लिखने के लिए कहा जाता था। हम अपनी कॉपी पे वो नोट कर लेते थे और बाद में हमसे कहा जाता था कि इसे याद कर लो, बल्कि रट लो, और हम उसे रट लेते थे, लिख देते थे और हमें नंबर मिल जाया करते थे। लेकिन 8th क्लास में जो हमारी नई टीचर आई उन्होंने हमसे कहा कि वो निबंध बोलेंगे और हम लिखेंगे। निबंध था विज्ञान के ऊपर कि विज्ञान अभिशाप है कि वरदान है। अब जब उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली ना, मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला था कि विज्ञान शब्द ज्ञान में वी उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ऐसा तो किताबों में नहीं लिखा होता, ये लैंग्वेज तो थोड़ी अलग है, स्टाइल तो अलग है। उन्होंने पूरा निबंध हमें अपने मुंह से बोल के लिखवा दिया था। वहां से मुझे समझ में आया कि जो निबंध होते हैं, ऐसे राइटिंग होती हैं, ये ऐसे नहीं है कि रट लो, ये रटने वाली चीज नहीं है। ये तो आपके थॉट्स हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आप अपने स्टाइल में लिख सकते हो, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो स्टाइल है वो तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड वाली चीज शुरू में लिख दी, शुरू वाली एंड में लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी लैंग्वेज, आपकी जो भाषा है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल भाषा होने लगे, नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे खासतौर से सोचते हैं कि ऐसे राइटिंग को रट लो। भाई रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं। हाँ, एक तरीका है, एक तरीका है, मैं बता रहा हूं क्या तरीका है, क्या एक वे है इसको लिखने का। लेकिन उससे पहले माइंड में ना ये क्लियर कर लो, क्या आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, आपको वहां पे अपनी ग्रामर दिखानी है, अपना स्टाइल दिखाना है। वो कैसे दिखाना है वो सुनो। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आता है। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसे होगा? किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन ऐसे राइटिंग में सबसे पहले लिखा जाएगा। कोई भी आपको टॉपिक दिया गया होता है, आजकल तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ऐसे राइटिंग में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, काफी डिटेल्स आपको दे दी जाती है, एक दो लाइन के अंदर आपको डिटेल्स दे देते हैं वो कि भाई टॉपिक ये है, ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है। फॉर एग्जांपल पेंडेमिक के ऊपर आ गया, कोरोना के ऊपर आ गया, भाई कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि वैक्सीनेशन ने वाकई में इसको कर्व किया है कि नहीं, कंट्रोल किया है कि नहीं, या फिर आपकी क्या इसके बारे में राय है, या फिर यूएन का इसमें क्या रोल था। इस तरह से आपको पूरा थोड़ा सा ना डिटेल दे देते हैं और उसके बाद आपसे कहते हैं कि आप इसके ऊपर ऐसे राइटिंग लिखिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इंट्रोडक्शन में वही कॉपी करके डाल दें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी लाइंस एज इट इज उठा के इंट्रो में डाल देते हैं या शुरू में लिख देते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, हाथ पैर फूल जाते हैं और वो ये काम कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कोई भी हमें टॉपिक दिया गया है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या लिखा जाएगा? इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन किस चीज का? उस टॉपिक का। उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या समझ है वो आप यहां लिखोगे। समझ आई बात? ठीक है, तो सबसे पहली चीज माइंड में क्या क्लियर करी, मैंने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। और ये चीज मैं डायरेक्ट लिखनी शुरू नहीं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी ऐसे राइटिंग लिख रहे हो, मुझे किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना है, तो मैं अपने माइंड में ही ना एक आइडिया बनाऊंगा कि मैं कहां से शुरू करूंगा, क्या करूंगा। पहले ही माइंड में एक सोच बना लेना, एक रफ आइडिया लेना कि सबसे पहले मैं यहां पे इंट्रो में ये वाली लाइंस लिखूंगा, उसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये, इसके बाद क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लिखने से पहले ना माइंड में एक प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके जी, आइए अब देखते हैं भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। सर बहुत सारे टॉपिक हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखें? भैया बताओ ना, इतने सारे टॉपिक से कैसे याद करूंगा सबका इंट्रोडक्शन? देखो, किसी का भी इंट्रोडक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई ऐसे लिखने को कहा गया है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, इंट्रोडक्शन में वो लिखो सबसे पहले कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कह सकता हूं जो मुझे महसूस होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हु हैज द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस बट नॉट एम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझे ये समझ में आता है किससे? अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड को सुनते ही। क्या मैं ये बात अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं अपनी शुरुआत यहां से कर सकता हूं। कैसे? बहुत ज्यादा सोचना पड़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स के बारे में आपसे ऐसे लिखने के लिए कहा जाए, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्मार्टफोन्स की जो टेक्नोलॉजीज है वो कहां तक फैली हुई है, पहले ये तो बोलोगे ना कि स्मार्टफोन्स, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्टफोन हैज बीन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से करके आप स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल करोगे, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर जिस चीज के बारे में हमें टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, उसके आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टॉपिक। याद रखना, यहां पे इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी आपका टॉपिक है ना, फॉर एग्जांपल यहां पे टॉपिक आपको दिया गया क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड बातें इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए, लेकिन लाइंस एज इट इज कॉपी नहीं होनी है। क्लियर?
कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं वो जरूर डालना है। स्मार्टफोन्स के ऊपर है, स्मार्टफोन से आप क्या समझते हैं, क्या है स्मार्टफोन्स टेक्नोलॉजी, वो आप यहां लिखोगे। कोरोना के ऊपर है, पैंडेमिक के ऊपर, तो पैंडेमिक चल भी रहा है, क्या है ये पैंडेमिक, ये आप यहां लिखोगे। यानी मैंने टॉपिक को यहां कवर किया है इंट्रोडक्शन के अंदर ही, लेकिन इस तरह से कवर किया कि मैंने लाइंस को कॉपी नहीं किया है, मैंने अपनी यहां पे क्या बताई, थॉट्स बताई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आप कुछ और चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप कोई डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फैक्ट है वो आप यहां शुरू कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई कोट, किसी बड़े आदमी ने कुछ कहा, फॉर एग्जांपल अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आप इस तरह से लिख के ना उसे इन्वर्टेड कॉमास में उसे बंद करके यहां से अपनी बात शुरू कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर ही। तो ये तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है मान लो 70% या 40% है, कहीं कोई स्टडीज है आपने पढ़ा था, तो आप यहां पे शुरुआत में ही स्टार्ट कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। सो इंट्रोडक्शन इतना प्यारा हो जाएगा ना कि आपका जो इंप्रेशन है शुरू में ही एग्जामिनर पे, चेकर पे बहुत अच्छा पड़ेगा। सेकंड थिंग, इंट्रोडक्शन का जो पैसेज होना चाहिए 1-2 पैराग्राफ होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा लंबा चौड़ा लिख रहे हो, नहीं नहीं नहीं, 4-5 लाइन का, 6 लाइन का, ज्यादा ज्यादा आप एक पैराग्राफ लिखो, या इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इंट्रो तो आप इजीली लिख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर अब इतने सारे पैराग्राफ लिखने, इतना बड़ा ऐसे लिखना है, उसके लिए नॉलेज कहां से इकट्ठी करें, हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे लिखना है, क्या फैक्ट्स डालने हैं, क्या करना है। भाई देखो, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंसिस्टेंटली नॉलेज गेन करते हैं ना, आपके आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं बता देता हूं आपको, इंट्रो हमने लिख दिया, नॉलेज के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, क्या कि भाई नॉलेज गेन करते रहो जहां से भी, करंट अफेयर्स जितने भी हैं, क्योंकि आपको एसेज में लिखने थॉट्स पड़ेंगे, और थॉट्स का मतलब, विचार का मतलब कि आप क्या सोचते हैं। जब तक आपको उस बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो लिखोगे कैसे। ठीक है, तो भाई नॉलेज तो गेन कहां से कर लेंगे, भाई न्यूज़पेपर देख लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, न्यूज़ देख लेंगे, बुक बताइए मैंने आपको उस वाले की एसएस की बुक्स, या फिर कोई और बुक जो भी आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं से आप ये नॉलेज तो गेन कर लोगे। ठीक है, वो तो प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सर लिखने की तो बात ठीक है, अब इंग्लिश कैसे लिखूं, इंग्लिश कैसे लिखूं, इंग्लिश बनाऊं कैसे मैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है सर, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाऊं कैसे, उसका भी तरीका सुनो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, आप घबरा जाते हो कि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस पैराग्राफ्स में कैसे लिखूं, तो उसका बहुत आसान सा तरीका, अपने माइंड को पहले तो क्लियर करो, चीजों को सिंपल रखो। आपको बहुत ज्यादा बहुत टफ वोकैब लिखने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी सोचते हो कि बहुत ज्यादा एडवांस वोकैब यूज करनी, नहीं नहीं नहीं, कीप इट सिंपल, सिंपल रखना चीजों को, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम ये कर लेना कि कंजंक्शन, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कंजंक्शन, एसेज लिखने के लिए आपको कंजंक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने से सेंटेंस बड़ा बनता है और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, बहुत ज्यादा फॉर्मल लगता है। तो अगर आपको कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना नहीं आता ना, तो उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस, सर ये क्या होता है, ये किस बला का नाम है, हमने तो सुना ही नहीं। ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसे में एक गलती मत कर देना। एक बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं और फुल स्टॉप लगा के बनाए चले जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, छोटे सेंटेंसेस अवॉइड करने, इग्नोर करने। आपको क्या करना है, आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने। कैसे बनाने, कंजंक्शन का इस्तेमाल करके कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने। इतना हो गया। कॉमास का इस्तेमाल करना है, किसका, कॉमास का, यानी मैं कह रहा हूं कि पंक्चुएशन लगाना। कॉमास मतलब कोई भी बात कह रहे हो, कॉमा लगा के उस बात को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो सेंटेंस बड़ा होना चाहिए, तब इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग एक बात मुझसे पूछते हैं, सर टेंस कौन सा यूज होगा, सर ये तो बता दो। टेंस, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो उसमें टेंस कौन सा इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के पास्ट। देखो, ईमानदारी से कहूं, बहुत ऑनेस्टली होकर एक बात बोलूं, तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा या पास्ट टेंस ही यूज होगा। क्योंकि मान लो अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, कोई मैं अपनी कंट्री के बारे में कोई ऐसे लिख रहा हूं, तो वहां पे हो सकता है कि मुझे पास्ट का बताना पड़े कि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ऐसे करके मेरे को बोलना पड़े। ठीक है, तो अब मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां पे पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। अब प्रेजेंट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन प्रेजेंट का भी बहुत सारी बातें प्रेजेंट में कहनी होती है हमें।
जैसे स्मार्टफोन हैज चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल। अब ऐसे मैंने सेंटेंस बोल दिया, इसके अंदर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये कि टेंस तो मिक्स्ड इस्तेमाल होता है, तो इसमें ना कंजूसी मत करो। टेंस की ना प्रेजेंट की भी अच्छी सी नॉलेज रख लो और पास्ट की भी नॉलेज रख लो। हाँ, फ्यूचर का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का अच्छे से इस्तेमाल होता है। ये सब जो जो करते चले जाओगे ना, हलवा लगेंगी भाई, सब चीजें फिर चीजें हलवा लगेंगी। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं बहुत बारीक चीजें, ठीक है। अब एक और चीज, सर वोकैब कौन सी इस्तेमाल करें? वोकैबुलरी नहीं याद होती, बड़ा हमारे को इसमें परेशानी होती है। वोकैब का बता दो। हाँ, अच्छी वोकैब अगर आप इस्तेमाल करते हो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। एक अच्छा ऐसे लिखा हुआ ऐसे ही होता है जिसमें अच्छी अच्छी वोकैब्स का इस्तेमाल हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने कोई ऐसा वोकैब इस्तेमाल कर दिया जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं था, टफ था, थोड़ा एडवांस था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। ये गलतियां मत कर देना, ये वाली गलतियां मत कर देना। जैसे मैंने वर्ड बोल दिया मालाफाइड। अब मालाफाइड का मतलब तो आपको पता ही नहीं, टीचर को भी नहीं पता मान लो फॉर एग्जाम्पल। कोई ऐसा उल्टा सीधा लफ्ज क्यों वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? वोकैब का मतलब होता है रेलेवेंस। वोकैब का मतलब कि वो चीज ना उस चीज का रेलेवेंस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं आप कुछ भी वोकैब इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, आप किसका इस्तेमाल करो? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या आप एक बात को लंबे लंबे सेंटेंस, मतलब एक पूरा सेंटेंस ना लिखते, अगर आपको उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड पता है, ठीक है, आपको मान लो पेसिमिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जो नेगेटिव सोचता है उसके लिए पेसिमिस्ट वर्ड यूज होता है, या चैटर बॉक्स वर्ड यूज होता है, आप इनका इस्तेमाल करो, वेल एंड गुड है, क्या दिक्कत है? ठीक है। ऐसे प्रॉस्परस एक वर्ड होता है, किसी को कामयाब कहना है, समृद्ध कहना है, तो प्रॉस्परस कहो। तो ऐसे वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत प्यारी चीज है। क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो। सिनोनिम्स इस्तेमाल करो, लेकिन सिनोनिम्स ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत सिंपल हो और डेली यूज में इस्तेमाल होते हो। ऐसे ना हो कि बिल्कुल बहुत ही उल्टे सीधे आपने यूज कर दिए, बड़े टफ कह के कि भाई इंप्रेस करूंगा टीचर को। ऐसे नहीं होगा इंप्रेस, ठीक है, और नंबर कम हो जाएंगे। सो ये चीजें थी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, मान लो मैं एक बच्चा हूं, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? एक तो मैं कहूंगा भाई मेरे को टेंस पक्के कर लेना, अगर मुझे कुछ करना है टेंस पक्के कर लिए ताकि मैं लिखने लायक हो जाऊं। वोकैब भी मैं जो रेलेवेंट वोकैब है वो कर लूंगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, सिनोनिम्स अपने अच्छे करके रखूंगा। ये बेसिक। अब इसके लिए कहां से आपको पूरा मटेरियल मिलेगा? इसके लिए आपको बहुत इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है। जहां से जितना मिल जाए, अभी आपके पास जहां भी जो भी बुक अवेलेबल हो वहां से कर सकते हो। कोई जितना भी कहीं के आपके पुराने नोट्स हैं वहां से आप इसको कर सकते हो। कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि यही वोकैब चाहिए, यही सिनोनिम्स चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही अब यहां पे कंजंक्शन का इस्तेमाल, कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे की ना जान होती है कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप कंपाउंड सेंटेंस, बड़े सेंटेंसेस लिखने में कामयाब हो गए ना, भाई साहब बहुत अच्छा ऐसे लिख रहे हो, आइल्स वालों सुन लो ध्यान से, ठीक है। ऐसे कॉमास का इस्तेमाल करके अपनी बातों को बढ़ाना है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सर अब इंट्रो तो हमने लिख दिया, अब हमें लिखने का भी तरीका आ गया। अब हमने नॉलेज भी गेन कर ली किसी भी टॉपिक के बारे में। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद लिखो फैक्ट्स। क्या लिखो? फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब भाई कोई भी टॉपिक होता है, उसके कुछ ना कुछ फैक्ट्स जरूर होते हैं, कुछ डेटा जरूर होता है, कुछ उससे रिलेटेड बातें होती हैं कि भाई इतने % लोग ये काम कर रहे हैं, या ये ऐसा हुआ था, या इसका इनॉग्रेशन 1938 में हुआ था, या इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, या इस कंपनी ने 2022 में अपना पहला स्टॉक लिस्ट करवाए थे अपने शेयर्स। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ डेट्स होती हैं, आप वो यहां पे लिखेंगे किसमें? इंट्रो के बाद जो आप अपना पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। इतना करा, अब इसके बाद क्या आ जाओगे? फैक्ट्स आपने लिख दिए। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स, या मैं सिंपल भाषा में कहूं प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो, या फिर अगर किसी चीज की प्रॉब्लम्स नहीं है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सर इसका मतलब क्या हुआ बता दो ना। भाई कोई भी चीज होती है ना, उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते ही होते हैं। कोई ना कोई चीज के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ज्यादातर एसेज ऐसी चीजों पे लिखे जाते हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा होता है, जैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं मोबाइल के फोन के एक्सेसिव यूज से, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, या पॉवर्टी बहुत हो रही है, या करप्शन बहुत हो रहा है, या पोल्यूशन बहुत हो रहा है। ज्यादातर ना प्रॉब्लम वाले एसेज आते हैं, तो उनमें ना सबसे पहले फैक्ट्स डाले, प्रॉब्लम्स लिखनी शुरू कर देंगे। भाई क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसको थोड़ा बढ़ाना। 2-3 पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स लिख दोगे। वही वाला फंडा, कंजंक्शन लगाना है, कंपाउंड, जबरदस्ती कंजंक्शन लगानी है। अब सर कंजंक्शन वाले सेंटेंस की या कंपाउंड की प्रैक्टिस कैसे करें, उसका भी तरीका बताऊंगा, सुनना, ठीक है जी। अब ऐसे ही एक मान लो कोई टॉपिक है जिसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है,
ठीक है। सो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ऐसे ही जैसे टीचर का रोल क्या होता है लाइफ में, टीचर का प्रॉब्लम होता है, नहीं मतलब प्रॉब्लम, मैं आपके लिए प्रॉब्लम है, कैसी बात है, टीचर तो बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना। तो टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, मतलब उनकी क्या अच्छाइयाँ होती हैं, क्या उनकी फीचर्स होते हैं, या कुछ भी ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उनसे रिलेटेड बातें। अब प्रॉब्लम्स बता दी, अब आएंगे सोल्यूशन। क्या आएंगे अब? सोल्यूशन आएंगे, या फिर हम कह सकते हैं एडवांटेजेस आ सकते हैं, या सोल्यूशन का मतलब भाई वो जो प्रॉब्लम थी उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। भाई सोल्यूशन आप बता सकते हो, भाई ये चीज़ की जा रही है, अभी की जा रही है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया उस चीज़ को खत्म करने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन आई, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए ट्रीज को लगाया जाने लगा, बहुत सारी जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इमिट कर रहे थे, स्मोक वगैरह, उसको खत्म किया गया। तो इस तरह के सोल्यूशंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोल्यूशंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी अपनी एक तरह लास्ट में क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हो, अपने थॉट्स बता सकते हो कि क्या रेमेडियल स्टेप्स होने चाहिए, क्या भी यहाँ पे आप इस चीज़ को खत्म करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। तो ये एक कंक्लूजन आ जाएगा। ये कंक्लूजन क्या कहते हैं, यहाँ से आप कंक्लूड कर दोगे अपना पूरा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप दो 3 पैराग्राफ भी करोगे तो भी आपके 500 वर्ड्स का भी पैराग्राफ इजीली लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज को कितना बढ़ा सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये कंपाउंड सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सुन लो ध्यान से। अब कंपाउंड सेंटेंस के लिए ना आप जानबूझ के कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना, इस तरह से जब आप करोगे ना, आपको तरीका आ जाएगा कि कैसे सेंटेंसेस बड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। नॉलेज, बार बार एक ही बात बोलूंगा, विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट राइट एन एसे। सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स। और कौन से टॉपिक्स? जो हॉट टॉपिक्स आपके आसपास क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि आजकल कोरोना का बड़ा हो रहा है, मंकी पॉक्स का हो रहा है, ये जो करंट टॉपिक्स है ना, ये ऐसे ही साइबर हैकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सोशल मीडिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, र्यूमर सोशल मीडिया, तो ये पता होने चाहिए आपको। तो जनरल नॉलेज भी आपकी कहीं ना कहीं चेक होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह से ऐसे लिखने में बहुत हेल्प होगी।